मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं और भारतीय इतिहास में बड़े विवादास्पद भी रहे हैं, इस कारण हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के सारे विषयों को अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन करने का निश्चय किया है। आज के इस टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन और उसने किस प्रकार से राज्यारोहण अपना करने में सफलता प्राप्त की, उसके विषय में जानना की कोशिश करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जो उसका चाचा भी था, जो उसका ससुर भी था, उसकी हत्या करके अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। यह घटना 20 जुलाई 1296 ईस्वी में हुई थी और ये तब हुई जब जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने के लिए उसके सूबे कड़ा में गया था और कड़ा के पास नदी किनारे घटना हुई थी। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन के ऊपर अत्यधिक विश्वास किया और ये अत्यधिक विश्वास ही उसकी हत्या का कारण बना। प्रेम पूर्वक हाथों में हाथ डालकर बात करते हुए अलाउद्दीन खिलजी को वह अपनी नाव की तरफ ले जा रहा था। बड़े ही खुश मिजाज मन से वो अलाउद्दीन खिलजी से मिला था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के धोखे ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन ने अपने दो साथियों को इशारा किया और उन दो साथियों ने सुल्तान जलालुद्दीन का सर धड़ से अलग कर दिया। वहीं पर अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान का मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया और सुल्तान का जो सर था उसको भाले की नोक पर गाड़ कर कड़ा शहर में गलियों में घुमाया गया। और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी वंश के दूसरे शासक बने। अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु ये स्पष्ट है कि यह सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा था और इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस सुल्तान का नाम बचपन का नाम गुरशास्प था। यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। सुल्तान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का ये पुत्र था और माना जाता है कि जलालुद्दीन के इस भाई की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, अलाउद्दीन के बाल्यकाल में ही हो गई थी, इसलिए इसका संपूर्ण जो लालन पालन है वह सुल्तान जलालुद्दीन ने ही किया। तो रिश्ते में चाचा ज़रूर था अलाउद्दीन का, परंतु उसने पालन पोषण एक पिता के रूप में ही किया। और इतना ही नहीं, उसने अलाउद्दीन के साथ अपनी
पुत्री का विवाह भी किया और इस प्रकार अलाउद्दीन न केवल उसका भतीजा था बल्कि उसके दामाद भी बन गया। जब जलालुद्दीन शासक बने उस समय इसने अलाउद्दीन के ऊपर मेहरबानी की और उसे अमीर ए तुजुक का दर्जा दिया, अर्थात जितने भी उत्सव होते थे उन उत्सवों का जो अध्यक्ष होता था वो अमीर ए तुजुक कहलाता था। सुल्तान ने अलाउद्दीन के भाई अल्मास बेग को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। उसे आखूर बेग नियुक्त किया गया, अश्वाध्यक्ष नियुक्त किया गया और उल्गू खां की भी उपाधि उसने दी थी। जब मलिक छज्जू ने कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोह किया था तो उस विद्रोह को दबाने के बाद में वहाँ एक विश्वसनीय व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त करने की ज़रूरत सुल्तान को थी और उसकी यह खोज अलाउद्दीन खिलजी पर जाकर समाप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी को उसने कड़ा का सूबेदार नियुक्त किया और यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब अलाउद्दीन ने भिलसा के ऊपर आक्रमण करके अकूत धनराशि सुल्तान जलालुद्दीन को समर्पित की तो जलालुद्दीन बहुत खुश हुआ और उसने अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अत्यधिक विश्वास किया और इस विश्वास के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। तो इस प्रकार से साथ ही इसके अलावा उसे अवध का एकता भी अलग से मिल गया। तो अलाउद्दीन खिलजी न केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हुआ परंतु सैन्य और आर्थिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और यहाँ से उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरें मारने लगी। इसके बाद इसने सुल्तान को बिना बताए दक्षिण भारत के एक बहुत ही समृद्ध राज्य देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से इसने अकूत संपदा प्राप्त की, परंतु इस संपदा में से एक भी पैसा उसने सुल्तान को नहीं दिया। और जब सुल्तान को ये समाचार प्राप्त हुआ तब भी सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी पर अपना विश्वास बनाए रखा और देवगिरी के आक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के समय सुल्तान के दरबारियों ने उसे कहा कि अलाउद्दीन ने आपके साथ विश्वासघात किया है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। अहमद चक जैसे उसके विश्वसनीय दरबारियों ने ये सलाह दी थी परंतु सुल्तान ने उसे स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ दरबार में अलाउद्दीन खिलजी का भाई अल्मास बेग भी था। उसने सुल्तान के सामने अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी चाटुकारितापूर्ण तरीके से प्रशंसा की और उसको ये कहा कि साहब अलाउद्दीन खिलजी तो आपसे मिलना चाहता है, वो सारी संपत्ति आपको समर्पित करना चाहता है, परंतु उसके मन में एक भय है। भय इस बात का है कि उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया, उसमें ना तो आपको सूचना दी और ना ही आपसे उसने इजाज़त ली। इस कारण उसके मन में भय है कि सुल्तान उससे रुष्ट हो जाएगा और इस कारण वह दरबार में आने की हिम्मत नहीं कर रहा। हालांकि उसके मन में, अलाउद्दीन के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ सारी संपत्ति आपको ही समर्पित करने वाला है, आपका निष्ठावान सेवक है। ऐसी बातें अल्मास बेग ने सुल्तान को कही। चूँकि सुल्तान अलाउद्दीन के ऊपर अतिशय विश्वास करता था इसलिए वो उसकी विश्वास बातों में आ गया। अल्मास बेग ने यह भी कहा कि उसके मन में भय है कि सुल्तान रुष्ट होगा, इस कारण वो दरबार में नहीं आ सकता, परंतु आपसे मिलना चाहता है, इसलिए आपसे आग्रह कि आप
कड़ा में उससे मिलने आप मिल लेंगे तो उसका भय दूर हो जाएगा, फिर वो आपके साथ साथ दरबार में आ जाएगा और विजय की संपत्ति आपको समर्पित कर देगा। सुल्तान को ये बात पसंद आ गई। वह अपने कुछ अमीरों को लेकर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया। उसके सुरक्षा के लिए एक सैन्य दल भी चला जो स्थल मार्ग से चल रहा था। सुल्तान नाव के द्वारा चला और उसके साथ नाव में कुछ अमीर भी थे। अल्मास बेग ने यहाँ पर भी चालाकी की। उसने सुल्तान से आग्रह किया कि आप अगर सशस्त्र अमीरों को साथ लेके जाएंगे तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी भयभीत हो जाएगा और संभवतः वो डर कर भाग जाए, आपसे मुलाकात नहीं कर पाए। इसलिए इन सब के आप अस्त्र रखवा लीजिए। विश्वास करके सुल्तान ने ये भी किया और अपने चंद अमीरों के साथ बिना किसी हथियारों के वह अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया। नदी के उस पार अलाउद्दीन खिलजी की सेना पड़ाव डाले हुई थी। सुल्तान जलालुद्दीन नाव से उतरा और अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए आगे बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ी चालाकी से सुल्तान के पैरों में गिर पड़ा। इससे सुल्तान को लगा कि अल्मास बेग जो कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था, इसके मन में किसी प्रकार का कोई कलुष नहीं है। और उसने उसे बड़े प्रेम से गले लगाया और मीठी मीठी बातें करते हुए हाथों में हाथ डालकर अलाउद्दीन खिलजी को अपनी नाव की तरफ ले जाने लगा। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखा किया। अपने दो विश्वसनीय साथियों को उसने इशारा किया और उसके इशारा प्राप्त करते ही महमूद सालिम और इखियारुद्दीन हूद नामक उसके अनुयायियों ने जलालुद्दीन का वध कर दिया। यह घटना 20 जुलाई 1296 में घटित हुई और वहीं पर अलाउद्दीन ने सुल्तान का ताज अपने सर पर रख लिया और इस प्रकार अपने आप को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी, स्वयं को सुल्तान भी घोषित कर दिया और ये सारी घटनाक्रम कड़ा, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सूबेदार था, उसके पास ही हुई थी। इसका मतलब ये था कि सल्तनत की राजधानी दिल्ली पर अभी भी सुल्तान का अधिकार नहीं था और जब तक दिल्ली के ऊपर अधिकार नहीं हो जाए तब तक अलाउद्दीन खिलजी की सुल्तान की स्वीकार्यता का कोई मायने नहीं था। उसकी स्वीकार्यता तभी बढ़ती जब वह दिल्ली पर भी अधिकार कर ले। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए दिल्ली पर अधिकार करना जरूरी था और इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भरसक प्रयास किए। कड़ा में उसने जो धन देवगिरी से लूट कर लाया था उसका उपयोग उसने यहाँ पर अपनी सेना में वृद्धि करने के लिए किया। नए सैनिकों की भर्तियाँ की और उनसे कहा कि जिस भी मोल पर सैनिक मिल जाए उसी मोल पर सैनिकों को रख लें और इसके द्वारा अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों की संख्या अच्छी खासी संख्या में बढ़ा ली। दिल्ली में क्या प्रतिक्रिया हुई सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या की, ये भी जान लें। जैसे ही समाचार दिल्ली पहुंचा तो जलालुद्दीन की पत्नी मलिका-ए-जहान, जो एक बुद्धिमान लेडी थी, राजनीतिक समझ रखती थी, उसने तुरंत अपने छोटे पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। परंतु मलिका-ए-जहां से यहाँ पर एक बड़ी गलती हुई। उसने यहाँ पर
विवेक और बुद्धि से काम न लेते हुए मन की भावनाओं से काम लिया। उसका लगाव छोटे पुत्र के साथ था, जबकि छोटा पुत्र उतना योग्य नहीं था। जलालुद्दीन का एक और पुत्र था जिसका नाम अर्क अली खान था, और वह उस समय मुल्तान का गवर्नर था। कहा जाता है कि अर्क अली खान अपने समय का बहुत बड़ा योद्धा था और एक अच्छा शासक सिद्ध होने के समस्त गुण उसमें थे। कड़ा का जो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था, उसको दबाने में अर्क अली खान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, और उसने अपने आप को एक बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली शासक के रूप में अपने आप को वहाँ सिद्ध कर दिया था कि संभावना उसमें है। मलिका जहाँ ने उसके स्थान पर अपने छोटे पुत्र को सुल्तान घोषित किया। इससे अर्क अली खान बहुत नाराज़ हुआ और उसने दिल्ली जाकर दिल्ली की स्थिति को संभालने का जो अपना विचार था, उस विचार को छोड़ दिया और अपनी नाराज़गी दिखाते हुए उसने दिल्ली नहीं गया। इसका परिणाम जलालुद्दीन के वंशजों के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इससे बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसके सुल्तान बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो अर्क अली खान है, और जब अर्क अली खान ही दिल्ली नहीं आएगा तो उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। यही कारण था कि दिल्ली के जो अन्य अमीर थे जिनके स्वामी भक्ति जलालुद्दीन के साथ थी, और उनको भी कहीं न कहीं आशा थी कि अर्क अली खान दिल्ली आ जाएगा तो वह अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला कर पाएगा, उनकी ये आस भी समाप्त हो गई और उनके मन में भी अब ये एक अनिश्चय का माहौल पैदा हो गया कि उनको किस तरफ होना चाहिए। क्या कैदर खां अलाउद्दीन खिलजी को रोक पाने में सफल होगा या नहीं होगा, उनके मन में ये आशंका पैदा हो गई और इसके परिणाम अलाउद्दीन के पक्ष में हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छी सैन्य तैयारी करने के बाद मानसून समाप्त होने के तुरंत बाद दिल्ली की तरफ कूच किया। रास्ते में उसने जहाँ भी उन्हें अवसर मिला नए सैनिक भर्ती करता रहा, देवगिरी से प्राप्त अकूत धन लौटाता रहा और जनता का सहयोग प्राप्त करता रहा। कहा जाता है कि जहाँ पर भी वो पड़ाव डालता था वहाँ पर मजनीक से सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार वो जनता के ऊपर करता था। मजनीक एक ऐसा यंत्र था जिससे गोला फेंका जाता था, तो कहता है कि इस मजनीक से वह सोने चांदी के सिक्के जनता के ऊपर फेंकता था, बौछार करता था। इससे जनता को बड़ा ही अच्छा एहसास हुआ और उसने इस पैसे का उपयोग जनता का विश्वास प्राप्त करने के साथ साथ सेना में वृद्धि करने में भी किया। जब वह बदायूं पहुंचा तब तक उसकी सेना अच्छी खासी हो गई थी। लगभग 56,000 घुड़सवार और 60,000 पैदल सैनिक उसके पास हो गए थे। जब वह बैरन पहुंचा तो उसका सामना करने के लिए रुकनुद्दीन ने, कैदर खां सुल्तान ने अपने कुछ खास अमीरों को अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए भेजा। ताजुद्दीन कूची, मलिक अमीर अली दीवाना, मलिक उस्मान अमीर आखूर, मलिक आवजी आखूर बेग, मलिक अमीर कला, मलिक शुरखा, मलिक हिरणमार नामक प्रख्यात व्यक्ति इसमें शामिल थे। परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे लड़ने में अपनी शक्ति जाया करना व्यर्थ समझा और उन्हें सोने से तोला, अर्थात
उन्होंने उन्हें आर्थिक लालच दिया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 30, 40, 50 मन सोना इन अमीरों को दिया और उनके आए हुए सैनिकों को प्रत्येक को 100 टंके दिए और इस प्रकार इन सारे अमीरों को उसने अपने पक्ष में कर लिया। इससे सुल्तान रुकनुद्दीन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और अब मलिका जहाँ की जो बुद्धि थी उसकी बुद्धि की आंखें खुली और उसने अर्क अली खां को एक समाचार भेजा कि तुरंत आकर आप दिल्ली में सिंहासन ग्रहण कर लें। जब ये समाचार अर्क अली खान के पहुंचा, उस समय तक उसके पास ये समाचार भी पहुंच गया था कि किस प्रकार बहुत सारे जलाली अमीर जो सिंहासन की मूल शक्ति थे वो भी अलाउद्दीन के साथ जाकर मिल गए थे। तब अर्क अली खान ने कहा कि अब मेरे दिल्ली आने का क्या अर्थ है, जब दिल्ली के बहुत सारे अमीर शत्रु पक्ष में जाकर मिल चुके हैं तो मैं दिल्ली आकर करूँगा भी क्या। और उसने फिर से दिल्ली आने के लिए मना कर दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और रुकनुद्दीन की सेना में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ मिलने के लिए भगदड़ मच गई। अक्टूबर में लगभग दूसरे सप्ताह में उसने यमुना नदी को पार किया और शीरी नामक स्थान पर अपने शिविर स्थापित किए। रुकनुद्दीन उसकी सेना का मुकाबला करने के लिए बाहर आया, परंतु जैसे ही सेना उसकी बाहर आई उसके बहुत सारे सैनिक अलाउद्दीन से जाकर मिल गए। जब ये समाचार प्राप्त हुआ सुल्तान को, रुकनुद्दीन को, तो निराश हो गया और उन्होंने अब दिल्ली छोड़कर भागने में ही अपनी सलामती मानी। मलिका जहाँ, सुल्तान रुकनुद्दीन, उनका विश्वास पात्र अहमद चप, उलगू खां अपने परिवारों के सहित मुल्तान की ओर भाग गए और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी को बिना लड़े ही दिल्ली पर अधिकार करने का अवसर प्राप्त हो गया। 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। सीरी से चलकर, दिल्ली से थोड़ी दूर स्थान पर सीरी है, और वहाँ पर उसने बलबन के विख्यात लाल महल में अपना राज्यारोहण समारोह संपन्न करवाया। वहाँ पर उसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण की और राज्यारोहण के इस समारोह में देवगिरी से लूटे गए धन का बड़ी ही उदारता के साथ जनता में, अमीरों में, राज्य के पदाधिकारियों में उदारता के साथ वितरण किया गया। राज्यारोहण का समारोह मनाने के लिए कई दिनों तक बाज़ारों में अलग अलग स्थानों पर टेंट लगाकर वहाँ पर शराब, पान और अन्य मीठे पेय पिलाने की व्यवस्था की गई। सेना को कहा जाता है कि 6 माह का वेतन इनाम के रूप में दिया गया और कई दिनों तक आम जनता को शराब और इस प्रकार के मृदु पेय का सेवन कराया गया और इससे कहा जाता है कि जल्दी ही अलाउद्दीन खिलजी जनता में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उस घटना को, जिसमें अलाउद्दीन ने अपने चाचा और अपने दामाद की निर्दयतापूर्वक हत्या की थी विश्वासघात के साथ, उसको भुला दिया और उसे अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने अपना शासक स्वीकार कर लिया। राजा बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता में जितने भी ग्रुप थे उन सभी ग्रुपों में एक सामंजस्य स्थापित किया और उनके महत्वपूर्ण लोगों को अपने
शासन में महत्वपूर्ण पद दिए और इस प्रकार अलाउद्दीन ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और शासन सत्ता के ऊपर भी अधिकार कर लिया और वहाँ उसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया और एक मान्य शासक के रूप में उसने अपनी स्थिति को वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो आज बस इतना ही। आशा है आपको अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन और किस प्रकार उसने सत्ता ग्रहण की उसके बारे में आपको जानने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। धन्यवाद।